हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़्यादातर पर्यावरण के प्रश्नों पर आधारित है और इम्पोर्टेंट प्रश्न वो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेके हम आज उपस्थित हुए हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लास पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। क्या है? भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है? यानी कि कूट मिलान का ये प्रश्न है और इसमें पूछ रहा है कौन सा समूह सत्य है। ए ऑप्शन, भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पैटर्न के निर्धारक नहीं है। तीसरा ऑप्शन, लोग और उनकी मांगे निरंतर बढ़ती जा रही हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। चौथा आपका है निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन के कारणों में से एक है। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा समूह सही है, ये प्रश्न। और चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चारों आपके स्क्रीन पे है। अब इस चारों के आधार पर नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है, कूट मिलान का कौन सा सही है। तो ऊपर आप देखेंगे जब चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पहला ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पैटर्न के निर्धारक नहीं है, ये गलत है। तीसरे को चेक करते हैं, लोग और उनकी मांगे निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता कम है या सीमित है। निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन के कारणों में से एक है। यानी कि जो सही इसका विकल्प है 1, 3 और 4, 1, 3, 4 विकल्प है और दूसरा गलत है। अब नीचे के जो ऑप्शन है इनको चेक करते हैं। ए ऑप्शन 2, 3 और 4, 2 तो गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है। बी को चेक करते हैं, 4, 3 और 1, 4, 3 और 1, यानी कि ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अन्य को भी चेक करते हैं, 1, 2 और 3, ये भी गलत है क्योंकि 2 वाला पहले ही गलत है। डी 1, 2 और 4, यानी कि जो सही ऑप्शन आपका है वो आपका बी ऑप्शन है। कौन कौन सा इसमें से समूह जो है कौन सा सही है? 4, 3 और 1 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे। संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए आर्थिक समानता, बी सहभागी दृष्टिकोण, सी राजनीतिक समानता और डी अकेले आदमी का प्रभुत्व, ठीक है। अगर मामला संयुक्त की बात आ रही, संयुक्त वन प्रबंधन की बात आ रही है तो शब्द से ही स्पष्ट है। आर्थिक पर्यावरण की बात है तो आर्थिक का कोई मतलब नहीं है। सहभागी दृष्टिकोण हद तक तो ये सही दिख रहा है। सी राजनीतिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। अकेले आदमी, यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन जो होता है वो सहभागी दृष्टिकोण से होता है। किससे होता है? सहभागी दृष्टिकोण से होता है। सहभागी का मतलब जिसमें सभी लोग समान रूप से भाग लेते हैं उसे सहभागी कहा जाता है, ठीक है।
तो इस दूसरे वाले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा इंपॉर्टेंट, कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? कुल्हड़ जान रहे हैं, मिट्टी का बर्तन जिसमें चाय हम पीते हैं, चाय की चुस्की हम लेते हैं, ठीक है, उसे कुल्हड़ कहा जाता है शुद्ध भाषा में। और उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया, क्या कारण है कि कुल्हड़ के बर्तन को बंद कर दिया गया। और कुल्हड़ मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें चाय पिया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन, वे जानवरों को चोट पहुंचाते थे। बी ऑप्शन, मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ। सी ऑप्शन, वे बहुत महंगे थे। डी ऑप्शन, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है। और महंगा सस्ता का कोई मतलब ही नहीं है। और जानवर से भी कोई चोट पहुंचाना या ना पहुंचाना, इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है कुल्हड़ का। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन है। जो उपजाऊ मिट्टी है उसको काट करके कुल्हड़ बनाया जाता था जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जा रही थी। इस वजह से कुल्हड़ का उपयोग बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर पुनः अब धीरे धीरे कुल्हड़ प्रचलन में आ रहा है क्योंकि यह सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है तुलना में जो आप प्लास्टिक का ग्लास यूज करते हैं अथवा कागज का जो ग्लास यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, अराबारी वन कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन गढ़वाल, बी ऑप्शन मिदनापुर, सी ऑप्शन पंचमढ़ी, डी ऑप्शन असम। तो आपका पूछ रहा है कि अराबारी वन कहाँ पे है, तो अराबारी आपका वन है मिदनापुर में। और मिदनापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और गढ़वाल आपका कहाँ पे है? ये आपका है उत्तराखंड में, ठीक है। बाकी ये आप तो जान ही रहे, असम एक स्टेट है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? यानी कि वैश्विक स्तर पर ये जो 4 संस्थाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका संबंध वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने के लिए है? देखते हैं। ए ऑप्शन यूएनसीईडी, बी ऑप्शन यूनिसेफ, सी ऑप्शन अनटाइड, डी ऑप्शन यूनेस्को। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को जान लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। तो आप फुल फॉर्म जान जाएंगे तो उसका आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है किसका? यूएनसीईडी का।
और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये आपका यूनिसेफ का है और आपका अनटाइड जो है इसका क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपका है और ये आपका क्या है? इसका फुल फॉर्म यूनेस्को का है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके फुल फॉर्म है, ठीक है। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनिसेफ का क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। और अनटाड का क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। और यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1945 में, ठीक है। कभी कभी मुख्यालय पूछ देता है। मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1964 में, ठीक है। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वियना में है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क। और ये क्या है? ये कब हुआ था कॉन्फ्रेंस? तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो, ठीक है। रियो डे जेनेरियो ये कहाँ की राजधानी है? ब्राजील की, ठीक है। ब्राजील की राजधानी है रियो डे जेनेरियो। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है अर्थ सम्मेलन, ठीक है। अर्थ सम्मेलन या कहीं कहीं इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन
ये हिंदी में कहा जाता है इसको, या रियो सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। किसके संदर्भ में हुआ था? अंतरराष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये आप देखिए कि कितने नामों से जाना जाता है। रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, आपका पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अर्थ सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या फिर UNCED इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो हमने आपका इसका फुल फॉर्म बता दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया। आपका यूनिसेफ का हो गया, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रेंस फंड हो। ठीक है, ये आपका हो गया यूनिसेफ का। आपका UNCTAD जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। और यूनेस्को का आपका है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। UNCTAD जो है इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। और यूनिसेफ की बात होती है, यूनिसेफ का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, और UNCED जो आपका है, ये एक कॉन्फ्रेंस था या सम्मेलन था वैश्विक स्तर का, पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। कहाँ पे आयोजन हुआ था? रियो डे जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, इतना तो आप जानते रहिए। उम्मीद करते हैं आप बेहतर से बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये संस्थाएं जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए काम करती हैं। ठीक है, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, ये विभिन्न प्रकार की गैर सरकारी संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो मानवता के हित के लिए काम करती है। आप यूनेस्को की बात करेंगे तो ये संयुक्त राष्ट्र आपका शैक्षिक और वैज्ञानिक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, आपके नैतिकता के क्षेत्र में काम करता है, और किसके? विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। आप यूनिसेफ में जाएंगे तो यूनिसेफ जो है ये आपका विभिन्न देशों में जब वार होता है, ठीक है, जब युद्ध होता है, तो उस समय जो दोनों देश के बच्चे होते हैं उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी फंड जो रखा होता है वो मुहैया कराता है, ताकि उन बच्चों का स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव ना पड़े, वे बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो पाए। इसलिए इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को इस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के 61 स्तर पर स्थित करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई। ठीक है,
कभी कभी यूएनईपी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, पहले तो प्रश्न को जानेंगे, फिर यूएनईपी का भी जिक्र होगा। ये पूछ रहा है यूएनपी को किस वर्ष सीएफसी, सीएफसी क्या होती है आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म है सीएफसी। अब आप समझ गए होंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए हानिकारक है। उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि कब जो है 1986 में 61 स्तर पर स्थित करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई। मिला जुला के ये पूछ रहा है कि वह कौन सा सम्मेलन था और उसका आयोजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और उस सम्मेलन में आपका सीएफसी को लेकर के या सीएफसी को कम करने के लिए जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो किस वर्ष आयोजित हुआ था, यही मूल प्रश्न है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1984, सी ऑप्शन है 1987 और डी ऑप्शन है 1986। तो आपका जो इस प्रश्न में सही उत्तर है वो आपका है 1985। 1986 में तो ये 61 स्तर से आगे बढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये कब शुरू किया गया। ठीक है, तो 1985 में, और इसका नाम था वियना सम्मेलन। क्या था? वियना सम्मेलन। ठीक है, किसके संदर्भ में था? तो ओजोन परत संरक्षण के संबंध में। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण के संदर्भ में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। अब एक चीज और जान लीजिए कि ओजोन परत को अगर सबसे ज्यादा हानि कोई पहुंचाती है तो आपकी सीएफसी पहुंचाती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सबसे ज्यादा ओजोन परत को क्षरित करती है। ठीक है, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत आपका पृथ्वी की सुरक्षा कवच आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अक्सर प्रश्न पूछा है समताप मंडल में। ठीक है, क्या मिलता है? ओजोन परत। ओजोन परत कहां पे मिलता है? समताप मंडल में। सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। वह कौन सा मंडल होता है जिसमें उल्का पिंड आते आते जल जाता है? तो आपका मध्य मंडल है। इतना आप जानते रहिए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न जो है वो है आपका स्क्रीन पे, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? ए ऑप्शन सूची वृक्ष, बी ऑप्शन चीड़, सी ऑप्शन देवदार, डी ऑप्शन नीम। तो आपका जो टैक्सोल है वो सूची वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, किससे निकाला जाता है? सूची वृक्ष से निकाला जाता है टैक्सोल। अगला जो रहा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? ए ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण, बी ऑप्शन महिलाओं के अधिकार, सी ऑप्शन मानवाधिकार और डी ऑप्शन स्वतंत्रता संग्राम। ये 4 ऑप्शन हैं और पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है।
पहले तो इसका उत्तर जान लेते हैं, फिर उसके बाद चिपको आंदोलन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी इसको जान लीजिए। शुरू कब हुआ था? तो शुरुआत इसकी हुई थी 1983 ईस्वी, कहीं कहीं 84 लिखा रहता है। ठीक है, तिरासी या 84 में शुरू हुआ था। अब देखो कहां पे शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर, गोपेश्वर नामक स्थान पर क्या शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि उस समय की गवर्नमेंट उत्तराखंड, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, पेड़ों को काटने के लिए एक निर्देश जारी किया, जिसका विरोध करने के लिए स्थानीय लोग पेड़ों को चिपक गए घेरा बना के। ठीक है, महिला पुरुष उसमें शामिल थे। शुरुआत किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और विवादास्पद भी है। उस शुरुआत करने वाले कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और कौन थे? इनकी पत्नी थी गौरा देवी। ये लोग शुरुआत किए थे, लेकिन सफलता किसने दिलवाई? यह सफल किसके नेतृत्व में हुआ? सफल नेतृत्व में हुआ सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह फला फूला और सफल रहा। इस प्रश्न में अक्सर अगर सुंदरलाल है तब तो सुंदरलाल ही सही ऑप्शन है, अगर सुंदरलाल के स्थान पे गौरा देवी या चंडी प्रसाद भट्ट हैं तो वो भी सही है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली प्राथमिकता आती है तो नाम दीजिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है तो चंडी प्रसाद या गौरा देवी जरूर होगा। इसीलिए हम कहे कि बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है ये, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पूछे जाने योग्य प्रश्न है, और अन्य परीक्षा में कई बार ये आए हुए प्रश्न है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। जब ऐसा प्रश्न आए तो ऑप्शन ढूंढिएगा, अगर सुंदरलाल उसमें है तो सही, सुंदरलाल के स्थान पे अगर चंडी प्रसाद भट्ट हैं तभी सही, उनके स्थान पे अगर गौरा देवी है तो भी सही। तो मतलब मिला जुला के सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा को खोजा जाएगा, नहीं है तो चंडी प्रसाद को, और चंडी प्रसाद नहीं है तो फिर गौरा देवी को। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक है, चिपको आंदोलन इधर भी है, इधर क्या है ये देखते हैं। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? अच्छा, ये जब उत्तर भारत में चिपको आंदोलन आया उसी समय दक्षिण भारत में एपीको आंदोलन आया, और दोनों का उद्देश्य एकदम हूबहू समान था। पेड़ों की रक्षा करने के लिए या पर्यावरण की रक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन उत्तर भारत में आया, और पेड़ों या पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एपीको आंदोलन दक्षिण भारत में आया।
बस फर्क ये था कि दोनों अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में फला और बढ़ा। ठीक है, अब चिपको की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल गौरी प्रसाद चंडी प्रसाद और गौरा देवी के नेतृत्व में फला बढ़ा। और इसको पूछ रहा है कि उसी के तर्ज में दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन हुआ, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी अलवैदा परियोजना और ऑप्शन डी दिल्ली चलो। तो जो सही उत्तर है आपका एपिको आंदोलन है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे इसको भी जान लीजिए, पूछता है बार बार। तो पांडुरंग हेगड़े थे, पांडुरंग हेगड़े। एपिको कहां पे शुरू हुआ था? कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिला में, उत्तरी ठीक है। सेम समय पे जब उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था, उसी समय आपका दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये भी पूछता है बहुत बार। तो कौन थे? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और सफल भी रहा। तो इसको भी जानिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के कोपेश्वर नामक स्थान पर शुरू हुआ। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके चंडी प्रसाद, गौरा देवी या सुंदरलाल बहुगुणा। और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता मेधा पाटकर एक महिला थी, समाज सेविका थी। और आपका एपिको आंदोलन जो है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे। कहां पे शुरू हुआ? दक्षिण भारत के कर्नाटक जिले के उत्तरी कन्नड़ जिले में शुरू हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य को कम करना है। किसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल समझौता आया या लाया गया? ए ऑप्शन निर्वातक उत्सर्जन, बी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सी ऑप्शन रेडियोधर्मी उत्सर्जन और डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो मेरे भाई इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ। कहां पे हुआ? जापान शहर में हुआ। ठीक है, जापान शहर के क्योटो प्रोटोकॉल, इसीलिए कहा क्योटो शहर में। ठीक है, क्योटो शहर में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? ये समझौता हुआ था, कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, ये समझौता हुआ, लेकिन ये मूर्त रूप कब लिया? तो ये मूर्त रूप लिया 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, ये काम करना शुरू कब किया ये समझौता, या इस पे अमल कब किया गया? तो 2005 से शुरू किया, लेकिन समझौता कब हुआ था? ये 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कहां पे हुआ था? जापान देश के क्योटो शहर में हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था।
अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दो लॉन्च किया था? जाहिर सी बात है कि जब ये प्रदूषण की बात हो रही है तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक थीम सॉन्ग हवा आने दो लॉन्च किया था। कब किया था? 2019 में किया था। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन पाए जाते हैं? हरियाणा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है लक्षद्वीप में 0% वन पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कहां पे हैं? हरियाणा में है। ठीक है, ये प्रदेश की बात हुई। और ये जो आपका है लक्षद्वीप, देश और प्रदेश दोनों की तुलना में सबसे कम अगर वन कहीं पाया जाता है तो आपका यह भारत का लक्षद्वीप है। ठीक है, ये अगला प्रश्न आपका है, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती है? ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, सी ऑप्शन शुष्क पर्णपाती वन और डी ऑप्शन उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो जो इसमें पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अंडमान निकोबार, पूर्वी हिमालय में, ओडिशा में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और किसी भी ऋतु में अपने पत्ते को नहीं झाड़ते हैं। ठीक है, इसी को सदाबहार वन कहा जाता है। तो आज का जो वीडियो है इतने ही प्रश्नों तक सीमित है। और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।